गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। और हमारा ये 9th चैप्टर चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हमने इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करा था और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हेल्थ, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन कल की क्लास में चल रहा था जो कंप्लीट नहीं हुआ था। इसको आज हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह से काम करता है, उसका ब्लूप्रिंट कैसा है। तो इसमें है कि 3 टियर हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया में। टियर का मतलब है फोल्ड या यूँ समझिए लेवल, 3 लेवल। ओके, 1 टियर जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। टियर 2 की बात करें तो उसमें आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े, जैसे आपके टोंक में सादत हॉस्पिटल है, उस कैटेगरी के हॉस्पिटल्स। तो ये सेकंड लेवल है। और थर्ड लेवल जो है टियर 3 बोलते हैं जिसको हम इंक्लूड्स टेरिटरी हेल्थ केयर सेंटर्स। इसमें हाई एंड और फुली एक्यूप्ड हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स जैसे AIIMS और जयपुर के अंदर है जैसे आपके SMS हॉस्पिटल, ये इंक्लूड होते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इनको स्टडी करते हैं। टियर 1 जिसमें PSC, CSC एंड सब सेंटर्स। दीज आर स्मॉल हॉस्पिटल्स, छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती हैं फॉर और हेल्थ केयर सेंटर सेटअप मोस्टली इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज। छोटे कस्बों में और रूरल एरियाज़ में इनको स्टैब्लिश किया जाता है। एंड मैनेज बाय ओनली अ सिंगल डॉक्टर एंड ANM ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। एक डॉक्टर होता है और एक नर्स होती है, और थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, सामान जो फर्स्ट एड के पर्पज़ से इनके पास होता है। ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं। दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दीज सेंटर्स फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल ऑन इश्यूज़ रिलेटिंग टू हेल्थ केयर। जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनमें लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कैसे साफ़ रखना है अपने आप को, अपने आसपास के एरिया को। ओके, इसके अलावा प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं रूटीन के और स्पेसिफिक, वो ये कंडक्ट करवाते हैं। दवाइयाँ जो हैं डिफरेंट मेडिसिन्स जो हैं इम्यूनाइजेशन के पर्पज़ से जो प्रेस्क्राइब्ड हैं डॉक्टर्स के थ्रू, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीजेज। और तीसरा इनका काम है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट इज़ ऑफर्ड टू पेशेंट्स विद इन द मैनेजेबल लिमिट। जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के साथ जो फर्स्ट एड शुरुआती जो ट्रीटमेंट होता है वो देते हैं। अगर वो सफिशिएंट है देन ओके, अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर वहाँ से इसको रेफ़र कर देते हैं आगे की तरफ। इट मे बी नोटेड दैट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ऑफन वर्क्स एज अ रेफरल सेंटर्स फॉर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से इनको पेशेंट्स को अगर रेफ़र करना है तो CHC या फिर वहाँ से सेकेंडरी हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर इनको रेफ़र किया जाता है। टियर 2 के अंदर बात करें तो दीज इंस्टीट्यूशंस आर अपग्रेडेड, थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ये कंपेयर टू PSC एंड हैव फैसिलिटीज़ फॉर सर्जरी। ऑपरेशन की फैसिलिटी होती है, ECG एंड एक्सरे। दे आर लोकेटेड इन बिग टाउन्स लाइक, मतलब इसको हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर से कंपेयर कर सकते हैं, बिग टाउन को एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ओके, और थर्ड है आपका टेरिटरी हेल्थ केयर सेंटर्स। दीज आर हाई एंड, मतलब कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। मेडिकल टीम जो है वो बहुत वेल स्किल्ड होती है। नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स ज़्यादा होते हैं, ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, जैसे जयपुर का SMS हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, दिल्ली के अंदर एम्स है। ओके, द टेरिटरी सेक्टर्स ऑल्सो इंक्लूड्स एजुकेशनल एंड रिसर्च सेंटर्स। मतलब केवल इलाज ही नहीं किया जाता है, डॉक्टर्स जो MBBS और MD और MS वगैरह करते हैं, पढ़ाई वगैरह रिसर्च, वो भी इन सेंटर्स पर अवेलेबल होता है। जस्ट लाइक AIIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, PGI पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, चंडीगढ़ में है PGI हॉस्पिटल, एंड NIMHNS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु। ओके, यहाँ पर इलाज के अलावा रिसर्च एंड स्टडी का भी सेंटर होता है। तो ये 3 टियर हो गया आपका, टियर 1 PSC, टियर 2 सेकेंडरी हेल्थ एंड टियर 3 टेरिटरी हेल्थ सेंटर्स। अब हम बात करते हैं
प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी ग्रोथ कर चुका है इंडिया में। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें पहला है कि द प्राइवेट सेक्टर अकाउंट्स फॉर मोर देन 80% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इन इंडिया। हेल्थ केयर पर जो खर्चा हो रहा है उसमें 80% जो है प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर रन्स अराउंड 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया। नियरली 2/5 ऑफ द बेड्स आर अवेलेबल विद द प्राइवेट हॉस्पिटल। टोटल जो बेड्स हैं उनमें से 2/5% जो बेड्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। नियरली 60% ऑफ द डिस्पेंसरीज also run by private sector. They provide healthcare for 80% of outpatients and 46% of inpatients. Of those seeking treatment, 78% rural and 81% urban patients are availing private non-institutional, जिसको outpatient भी बोलते हैं, facilities. And 58% rural and 62% urban patients are going to प्राइवेट हॉस्पिटल। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि इंडिया में जो है इस समय प्राइवेट सेक्टर जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। गवर्नमेंट ने अपने रोल को स्क्वीज कर लिया है। प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर हैज़ गेन अ डोमिनेंट प्रेजेंस इन ऑल द सब मार्केट्स, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ वगैरह बनाना, ये भी प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है। हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनली द प्रोविज़न ऑफ मेडिकल सर्विसेज। ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब 47 के बाद से लेकर टिल टुडे, private sector health facilities have grown substantially, but most of these facilities, nearly 80% of private healthcare enterprises are working as individual enterprises, hiring just a worker or two. तो ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। अब इसके कुछ डेफिशिएंसीज हैं, डिमेरिट्स हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, एंड दैट इज़ मेडिकल टूरिज़्म। टूरिज़्म के बारे में यू नो वेरी वेल क्या होता है टूरिज़्म। जब हम अपने एंटरटेनमेंट या अम्यूज़मेंट के पर्पज़ से कहीं घूमने जाते हैं तो दैट टाइप ऑफ जर्नी इज़ कॉल्ड टूरिज़्म। बट अगर उस जर्नी में हमारा मोटिव हेल्थ केयर गेन करना है, हेल्थ पर्पज़ से अगर हम कहीं जा रहे हैं इस पर्पज़ से अपने शहर से बाहर, तो दैट टाइप ऑफ जर्नी इज़ कॉल्ड मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म इज़ चूजिंग टू ट्रैवल आउटसाइड योर लोकल एरिया फॉर मेडिकल सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेडिकल ट्रैवल और हेल्थ टूरिज़्म। ये डेफिनेशन होगी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, वैसे तो चांस कम है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। मेडिकल टूरिज्म इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। इंडियाज मेडिकल टूरिज्म इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 30%। 30% की रेट से ये जो इंडिया का मेडिकल टूरिज्म है ये ग्रो कर रहा है। इसके रीज़न है, एक तो यहाँ पर जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो काफ़ी चीप हैं, केवल चीप ही नहीं है, यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वेल स्किल्ड हैं इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंट्रीज़। दूसरा, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जो हमसे बैकवर्ड हैं उनके लिए यहाँ पर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। तो मेडिकल टूरिज़्म इज़ अट्रैक्टिव फॉर पेशेंट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज़ ड्यू टू कॉस्ट एडवांटेज। ये आगे ना बात कॉस्ट एडवांटेज की बात है कि जिस बीमारी का इलाज अमेरिका में $1000 में होगा, उसी बीमारी का इलाज इंडिया में जो है 2000 रुपये में हो जाएगा। तो वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में इंडिया आते हैं। एंड फॉर द पेशेंट्स फ्रॉम पुअर कंट्रीज़ ड्यू टू द बेटर क्वालिटी। और पुअर कंट्रीज़ हैं लाइक श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, पाकिस्तान वगैरह, तो वहाँ पर इतना मेडिकल जो है इतना डेवलप नहीं हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई हैं अभी भी। तो उनके लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ट्रीट करवाने की, इंडिया जो है। तो कॉस्ट ऑफ मेजर सर्जरीज इन इंडिया जस्ट 10% ऑफ दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज़। किसी भी कोई मेजर सर्जरी की बात करें तो जितना पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में लगता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उसका 10वां हिस्सा ही इंडिया में खर्च होता है और वो बेटर तरीके से वो काम हो जाता है। तो इन 2016 का डेटा है, एज में 2,01,000 फॉरेनर्स विजिटेड इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड दिस फिगर इज़ लाइकली टू इंक्रीज बाई 15% ईच ईयर। 15% के हिसाब से ये फिगर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। इट हैज़ बिन एस्टिमेटेड दैट इन 2020 इंडिया वुड हैव अर्न मोर दैन ₹500 बिलियन अ ईयर थ्रू सच मेडिकल टूरिज़्म। क्योंकि बाहर से यहाँ पर आएंगे तो बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, तो वो जो फॉरेक्स है हमारा लगभग 2020 ईयर का फिगर है ये 500 बिलियन का। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव इशू आ रहा है, वो क्या है कि ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरनेशनल ट्रैवल इन द लाइट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, द एक्चुअल अर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू बी मच लेस देन
द प्रोजेक्टेड अर्निंग। जितना हमने प्रोजेक्ट किया था, सोचा था, उतना हम नहीं कमा पाए हैं। पिछले 2 साल से इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन चल रहा है, बट ये फॉर द टाइम बीइंग है, टाइम के साथ ये चीज़ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। एनीवेज, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज, मतलब अपकमिंग चैलेंज इंडिया के लिए हेल्थ जो है वो बनता जा रहा है। कैसे? वैसा तो ऐसा भी नहीं है कि भाई 1947 के बाद हमने इस फील्ड के अंदर कुछ भी अचीव नहीं किया है। बहुत अच्छे अच्छे और मेजर अचीवमेंट्स हमने हासिल कर लिए हैं, बट फिर भी कुछ नई प्रॉब्लम जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। वो क्या हैं? सी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस हैव प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स इन एरिया ऑफ हेल्थ, अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या किया हमने? वी ऑलरेडी नोटेड, इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द डेथ रेट हैज़ सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड, birth rate has significantly declined, infant mortality has come down, expectancy of life has risen, epidemic deaths have substantially reduced. Okay, ये सब हमारे अचीवमेंट्स हैं, बट हेल्थ केयर इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी ए चैलेंज। हाउ? कैसे? तो इस तरह से, नंबर 1, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। जैसा कि हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेटिंग होता जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ना कि वेलफेयर करना। तो इन सब सिचुएशन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो मोस्टली अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया, जबकि हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है। तो ये एक थोड़ा सा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। Distribution of healthcare service is extremely unequal across rural and urban sectors of the country. Most of the healthcare facilities have been confined to the urban areas. Next is communicable diseases. अब वैसे तो जो एपिडेमिक से जो हमने पिछले वाले सेक्शन में डिस्कस की थी, कॉलेरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, इनको तो हमने कॉन्कर कर लिया है, क्योर कर लिया है, बट नई बीमारियाँ आ गई। एड्स है, HIV है, सार्स है, और रिसेंटली कोविड है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती हैं। ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है। पुअर मैनेजमेंट, देयर इज़ अ सब्सटेंशियल मिसमैच बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। जितनी पब्लिक है यहाँ की 135 करोड़, उसके कंपैरिजन में जो हॉस्पिटल्स हैं वो अभी भी इनएडिक्वेट हैं। हेल्थ पर्सोनल आर ग्रॉसली इनएडिक्वेट। हेल्थ पर्सोनल मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर्स एटसेट्रा, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, और ख़ासतौर से गाँव में। एंड often the rural folk have to rush to the urban health care centers or be the victim of local quacks. Local quacks होते हैं वो जो देसी वो होते हैं ना इलाज करने वाले, तो उनका शिकार हो जाते हैं। या तो शहर की तरफ आते हैं और शहर की तरफ नहीं आते तो उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद अगला प्रॉब्लम है प्राइवेटाइजेशन। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो फैसिलिटीज़ को तो बढ़ाता है बट वो वेलफेयर को कम करता है ना। द गवर्नमेंट इज़ ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। द नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इज surging in place of government hospitals. Consequently, healthcare is becoming increasingly expensive and beyond the reach of millions in India. महंगा है इलाज हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो उनका मोटिव जो है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। इन सच सिचुएशन एक गरीब आदमी को जो कि पे नहीं कर सकता उसको उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस। अपकीप एंड मेंटेनेंस मतलब रख रखाव ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स इज़ वेरी पुअर। द quality difference between private and public hospital is so huge that the people are often compelled to depend on private treatment. मतलब उनकी जो इनसैनिटरी कंडीशंस हैं, गंदगी है वहाँ पर इतनी ज़्यादा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि जो मरीज़ है वो अगर चाहकर भी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई वहाँ पे जाऊँगा तो एक बीमारी का इलाज होगा और 2 बीमारियाँ साथ में और चिपक जाएंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से ये लैक ऑफ मेंटेनेंस एंड पुअर अपकीप की वजह से भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्पेशली फॉर पुअर पीपल। उसके बाद है पुअर सैनिटेशन लेवल। सेम थिंग, सैनिटेशन लेवल इज़ एक्सट्रीमली पुअर बोथ इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज इन इंडिया। जो साफ़ सफाई का जो रख रखाव है, आप अपने आसपास के एरिया को देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कितने अपने आप को सैनिटाइज रख पाते हैं। तो सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ 2 फंक्शंस। 2 चीज़ें करनी होती हैं टू मेक क्लीन सराउंडिंग वेयर वी लिव एंड वर्क। जहाँ हम काम करते हैं और रहते हैं वहाँ के एरिया को साफ रखना,
or to arouse awareness of sanitation among the masses and encourage their participation in awareness program. But इन दोनों ही लेवल पर हम देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पुअर है. In both these areas we are very behind the international standard. It has been found that nearly 30% of the houses have no toilet facilities in urban areas. शहरी इलाकों में अभी भी 30% घर ऐसे हैं जहाँ पर कि टॉयलेट नहीं है. In the urban slums, sanitation is absolutely miserable. Slum dwellers are highly prone to disease and disaster. जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको गंदगी से होने वाली बीमारियों का बहुत ज़्यादा खतरा है. रूरल सैनिटेशन इज स्टिल वर्स, और रूरल की तो हालत और भी ख़राब है. इन रिसेंट सर्वे 150 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कच्चा लैट्रिन आर फाउंड टू बी ए लग्जरी. पर 150 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पर कि अगर घर में कच्चा लैट्रिन है, कच्चा लैट्रिन मतलब जिसके अंदर पॉट नहीं है और दूसरा सेप्टिक टैंक नहीं है, तो उसको लग्जरी माना जाता है अगर कच्चा ढांचा खड़ा भी है तो ये तो स्थितियाँ हैं हमारी सैनिटेशन की. रूरल पॉपुलेशन डज नॉट हैव इवन 20% ऑफ द रिक्वायर्ड sanitary facilities. However, it is noteworthy to acknowledge the efforts of the government towards achieving universal sanitation coverage through स्वच्छ भारत मिशन. तो इस सैनिटेशन लेवल को गेन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में सॉरी एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन. और इसमें एक तो रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ के अंदर जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं और अदर फैमिलीज़ जहाँ पर कि प्रॉपर टॉयलेट नहीं है उनको लोन दिया जाता है सब्सिडाइज रेट के ऊपर, उनके टॉयलेट्स बनवाए जा रहे हैं. टोंक जैसे एक बहुत ही छोटे सेंटर्स पर भी सीवरेज को इंस्टॉल किया जा रहा है. और सुबह सुबह उठ के जो कचरा गाड़ी आती है गार्बेज वगैरह इकट्ठा करने के लिए, ये भी इसी मिशन का एक हिस्सा है. ठीक है ना. एंड इट इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विच एम्स टू अचीव अ स्वच्छ भारत बाई 2019. Briefly, we can state that the healthcare in India, though it has significantly improved over time, हालत improve तो हुई है, but it's still way behind the developed countries of the world. Two very disturbing facts are, इस मामले में दो हैं जो हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं कि low health care expenditure, nearly 5% of GDP compared with 17% in USA. USA अपनी GDP का 17%, 17% जो है वो हेल्थ केयर के ऊपर खर्च करता है, जबकि इंडिया अपनी GDP का ओनली 5%. अब ये एक और बात है कि इंडिया की GDP US की GDP से काफ़ी कम है. ओके, तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट है. सेकंड इज लो शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, merely 20% compared with 50% in USA. Both these facts make a strong case for much deeper role of the government in improving the हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया. तो ये दोनों बातें बताती हैं कि गवर्नमेंट को अगर इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को और इम्प्रूव करना है तो अपना जो रोल वो स्क्वीज़ करती जा रही है, उस स्क्वीजिंग को छोड़कर वापस से इसको एक्सपेंड करना होगा और लीडिंग रोल गवर्नमेंट को ही प्ले करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर टोटली प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाता है हेल्थ सिस्टम को, तो ये जो स्थितियां हैं, कंडीशंस जो हैं, ये और ज़्यादा मिजरेबल होंगी. इट मे बी स्टेटेड दैट द इंडियन हेल्थ सिस्टम needs much stronger dose of public expenditure to cure itself. देखिए एक टर्म आ रहा है यहाँ पर GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज. GBD is an indicator used to assess the number of premature deaths due to a particular disease. मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाना किसी बीमारी की वजह से, एंड द ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द पीपल सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, या फिर उस बीमारी की वजह से वो डिसेबल हो जाएं. इसका इंडेक्स है जिसको हम GBD बोलते हैं. क्वेश्चन आ सकता है GBD के ऊपर 1 नंबर का. वी कैन बी प्राउड ऑफ द हैबिटेटिंग 1/7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट वी ऑल्सो हैव द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ कैरिंग 20% ऑफ GBD. मतलब टोटल पॉपुलेशन का 1/7 पार्ट हमारे इंडिया में रहता है, लेकिन उसमें जो GBD की कैटेगरी की जो पब्लिक है उसमें 20% को भी हम कैरी करते हैं. ये एक हमारे लिए बड़ा ड्यूबियस, निराशाजनक फैक्ट है. 2017 स्टडी शोज नियरली 2/3 ऑफ GBD वॉज कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एसोसिएटेड विद हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, किडनी, ओबेसिटी एंड लाइफस्टाइल. डायरिया, lower respiratory system and other common infectious diseases account of 1/6 of total deaths in India. Out of 4.1 million early deaths occurring globally due to air pollution and 1.1 million deaths occur in India alone. तो एक तो इसमें इस वाले सेक्शन में एक तो आप GBD का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लें और एक ये वाला फैक्ट
कि हमारे यहाँ पर कितना परसेंट जो है वो पॉपुलेशन का हिस्सा जो जीबीटी से अफेक्टेड है, 20%. ओके, नेक्स्ट इज हेल्थ, अ बेसिक ह्यूमन राइट. ऑब्वियसली to ensure that success is attained a long term battle against disease, it is important that health facilities and services are affordable and accessible to all. भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ को इस तरह का बनाना है कि जो सब अफोर्ड कर सकें और सब तक पहुंच सकें. इट इज़ वाइटल टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन. स्वास्थ्य और स्वच्छता के ऊपर हम अवेयरनेस क्रिएट करें एंड प्रोवाइड एफिशिएंट सिस्टम. एज सच द रोल ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर इज़ अनडाउटेडली सिग्निफिकेंट. और इस मामले में आईटी का और टेलीकॉम ऑफिस का डिपार्टमेंट का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू एड्रेस द शार्प अर्बन रूरल डिवाइड. हेल्थ केयर एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी शुड बी कंसिडर्ड एज क्रिटिकल प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन द कंट्री. नेक्स्ट जो यहाँ पर एक टेबल है और ये कंपैरिजन है. ये टेबल, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं. इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब 0 to 1 ईयर के बच्चों की जो डेथ रेट है पर 1000. अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट कितनी है पर 1000. बर्थ बाय स्किल्ड अटेंडेंट्स, मतलब कि जो जन्म लेता है बच्चा तो नर्सेज और कंपाउंडर के ऑब्जर्वेशन में कितने % बच्चों का जन्म होता है, क्योंकि वो भी एक काफ़ी क्रिटिकल टाइम होता है. अगर उस समय प्रॉपर केयर, मेडिकल केयर ना मिले तो डेथ हो सकती है मदर और बच्चे की या दोनों की. इन्फेंट मिनिमाइज DTP %, गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ % ऑफ करंट हेल्थ. मतलब पब्लिक को जो है हेल्थ इंश्योरेंस कितनी पब्लिक के पास है, जेब से कितना खर्च करना पड़ता है पब्लिक को अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने के लिए. तो ये डेटा जो है इंडिया, चाइना, US और श्रीलंका का गिवन है. इसका ऑब्जर्वेशन देखिए. इंडिया हैज़ हायर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट एज कम्पेयर टू चाइना एंड USA एंड श्रीलंका. देखिए इंडिया की 30 है पर 1000, चाइना की 7.4, US की 5.6 और श्रीलंका की 6.4. दो श्रीलंका इज बैकवर्ड कंट्री इन कंपैरिजन टू इंडिया, स्टिल वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो हमसे कम है. इन इंडिया मेजर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इनकर्ड एज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. ज़्यादातर हम जो खर्चा करते हैं हेल्थ पर वो अपनी जेब से करते हैं. इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास. नेक्स्ट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मीन्स दैट द पेशेंट हिमसेल्फ पेज फॉर द हेल्थ सर्विसेज अवेल्ड and this payment is not covered by any insurance. And the last observation is government expenditure on the healthcare is extremely low, just 3.7% of GDP compared by 17% in USA and 5.7% in China. तो ये डेटा थोड़ा सा आप अच्छे से इसको स्पेशली इंडिया और चाइना और US के कॉन्टेक्स्ट में इसको आप याद करें. लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ISM. Indian system of medicine are the system of medicine which are considered to be Indian in origin or which have come to India. भाई या तो वो ओरिजिनली इंडिया से हैं या फिर इंडिया आए वो सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड एंड गॉट एजिमुलेटेड. एजिमुलेटेड मतलब मिक्स हो गए इनटू इंडियन कल्चर. ओके, इंडिया हैज 6 recognized system of medicine in this category and these are number 1 आयुर्वेद, योग, यूनानी, ये नीम हकीम वगैरह जो होते हैं, सिद्ध, नेचुरलपैथी, होम्योपैथी. ओके, एट प्रेजेंट दीज आर there are 4095 आयुष हॉस्पिटल्स and 27,951 dispensaries and as many as 8 lakh registered practitioner in India of Ayurveda, Yoga, यूनानी, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी. अब यहाँ पर एक शॉर्ट नोट है, रूरल अर्बन एंड रिच पुअर डिवाइड हेल्थ केयर के मामले में. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज सिग्निफिकेंटली बायस्ड इन फेवर ऑफ द रिच एंड इन फेवर ऑफ द अर्बन एरियाज. while about 70% of the country population lives in rural areas, 70% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, बट 80% of the hospitals are located in urban areas. कितना कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है ये. There are 0.36 hospitals for every 1 lakh, यानी कि 1 लाख पब्लिक पर एक हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, इन इंडिया.
in rural areas, while the urban areas this figure increases 3.6. Okay, percentage of population having access to proper medical care is just about 25%, and access to specialized medical care is insignificant if not listless. जीरो नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल है वो बहुत ही इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है. द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लोकेटेड इन रूरल एरिया डू नॉट हैव द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट. ओके, बस वैसे उन्होंने बिल्डिंग बना दी है, उसमें एक डॉक्टर एक नर्स बैठा दिया, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर. थोड़ा सा मामला गंभीर होते ही उसको डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाना पड़ता है. रूरल एरियाज ऑल्सो डू नॉट हैव एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड केयर सच एज पेडियाट्रिक्स, gynecology, anesthesia and obstetrics. Out of the 50,000 medical graduates, हर साल 50,000 डॉक्टर्स जो हैं वो तैयार होते हैं इंडिया में. 1/5 लीव कंट्री, उनमें से जो 1/5 का मतलब हो गया आपके 20%, वो देश छोड़ देते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी. एंड मैनी अदर ऑप्ट फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल, बाकी के प्राइवेट हॉस्पिटल चल जाते हैं. लोकेटेड इन urban areas, the rural areas suffer an immense shortage of medical personnel. तो रूरल एरियाज के अंदर डॉक्टर नर्सेज की बहुत ज़बरदस्त कमी है. अनदर बिटर ट्रूथ, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या है कि while the rich are to spend only 2% of their income on health care, the poor are to spend as much as 12% of their income on health care, implying a debt trap for the poor as and when expenditure on health care becomes essential. अमीर लोग जो है वो अपनी हेल्थ इनकम का केवल 2%, अब उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि वो 2% ही सफिशिएंट होता है, और गरीबों की इनकम इतनी कम है कि उनको 12% अपनी इनकम का हेल्थ केयर पर खर्च करना पड़ता है. लास्ट टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ. वुमेन इन इंडिया सफर फ्रॉम अ सीरियस नेग्लेक्ट नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ एजुकेशन बट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर एज वेल. More than 50% of women in India in the age group of 15 to 49 years suffer from nutritional deficiency. पोषण नहीं मिल पाता है उनको प्रॉपरली, जिसकी वजह से मैटरनल डेथ्स वगैरह की केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में. फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस कॉजिंग ए डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो. 2001 में ये 927 था पर 1000 मेल पर, और 2011 के डेटा के हिसाब से ये डिक्लाइन हुआ है, 919 रह गया है. एंड सजेस्टिंग अ सोशल बायस ऑफ हेल्थ केयर अगेंस्ट वुमेन इन द कंट्री. तो ये एक कमेंट मांग सकता है एग्ज़ाम के अंदर वुमेन्स हेल्थ के ऊपर, तो आपको ये बातें लिखनी है. तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. रिवाइज करना हो आपको क्विकली तो आप इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं. क्वेश्चंस मैंने आपको लाइव क्लास में बता दिए हैं जो आपको अपने होमवर्क में करने हैं. कल से हम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक के हमारे जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको स्टार्ट करेंगे. ओके, गुड बाय.